नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी के आचार्य प्रिया सिंह। आज मैं आपको कक्षा अष्टम हिंदी वसंत पाठ 6 भगवान के डाकिए। ठीक है बेटा, आज मैं आपको कविता पढ़ा रही हूँ भगवान के डाकिए। इस कविता को लिखने वाले हमारे कवि है इस कविता को मैं लिखने वाले कवि है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है बेटा, इस कविता में पहले मैं उनका जीवन कवि का परिचय बताती हूँ। कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार राज्य के बेगूसराय जनपद के सिमरिया घाट में हुआ। इनके पिता साधारण किसान थे। इन्होंने स्थानीय पाठशाला से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। इन्होंने इतिहास विषय में ऑनर्स उपाधि घटना कॉलेज में उनसे पदवी प्राप्त की। बाद में इन्होंने सन 1947 से 1952 तक जनसंपर्क विभाग में निदेशक पद पर कार्य किया। इनकी कुछ रचनाएं थी। दिनकर जी कवि के एवं लेखक दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। इनकी कृतियां है रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा, हारे को हरिनाम। इनकी साहित्य विशेषताएं थी। दिनकर जी गद्य तथा पद्य दोनों विधाओं का समान अधिकार रखने वाले कवि थे। इनके काव्य में देश प्रेम, राष्ट्रीयता तथा भारतीय संस्कृति के स्वर सुनाई देते। क्या बेटा, हम अपना आती कविता पर देखिए बेटा, पहली है आपकी पक्षी और बादल। पक्षी और बादल ये भगवान के डाके हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। महादेश मतलब होता है विशाल, विशाल मतलब बहुत बड़ा देश। बातचीत मतलब तो जो पढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, इसमें कवि जी के कहते हैं, कवि का कहना है कि पक्षी और बादल प्रकृति के वे डाके हैं जो साधारण डाकिये की तरह, जैसे हमारे घर में आते डाकिये चिट्ठी लेकर आते, ऐसे पक्षी और बादल के डाके प्रकृति के दो डाकिये हैं। ठीक है बेटा, जैसे जो साधारण डाकिये की तरह हमारे लिए संदेश लाते हैं। दुख की बात तो ये कि ज्ञानी कहलाने वाले हम मनुष्य उनकी लाई चिट्ठियों को पढ़ ही नहीं पाते हैं। ये डाकिये किसी सीमा में बंद कर काम नहीं करते। ये इंसान की बनाई सीमाओं को नहीं मानते। वे एक देश से दूसरे देश में भगवान का भेजा हुआ प्रेम, सद्भाव, समानता तथा एकता का संदेश हमारे बीच फैलाते हैं। ये संदेश हमारी समझ में नहीं आता, पर पानी, पेड़ पौधे और पहाड़ इन्हें भली प्रकार पढ़ते हैं। ये संदेशों से प्रभावित होते हैं, उसी अनुरूप व्यवहार करते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वे सौरभ हवा में तैरते पक्षियों की पाखों पर तिरता है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ठीक है बेटा, इसमें देखना, आंकना मतलब होता है हिसाब लगाना। धरती मतलब जमीन, सौरभ मतलब होता है सुभाष, पंख मतलब होता है, पाख मतलब होता है पर या पंख। ठीक है बेटा, इसमें कवि कहते हैं प्रकृति के उपादान पक्षी और बादल द्वारा लाए गए चिट्ठियों के अनुरूप ही व्यवहार करते हैं। हम तो केवल ये अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी पर एक स्थान के फूलों की महक हवा में तैरकर तथा पक्षियों पंखों पर सवार होकर दूसरे देश को जाती है। इसमें कहा है कि एक देश के दूसरे देश में एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। वो किस प्रकार भेजती है? वो इसलिए इस प्रकार भेजती है, धरती पर एक स्थान के फूलों की महक हवा में तैरकर पक्षियों के पंखों पर सवार होकर दूसरे देश की भेजी जाती है। एक देश के तालाब, झील एवं नदियों का पानी भाप बनकर उड़ता है और किसी अन्य देश में बरस जाता है। देखते हो ना बादल कैसे बनता, भाप से बनता है ना। जब ज्यादा फट जाता है, बारिश पड़ती है। प्रकृति के डाकिये ना तो किसी सीमा बंद कर काम करते हैं, बल्कि जो हमारे डाकिये सीमा बंद कर काम करते हैं, लिमिटेशन होती है, लेकिन प्रकृति के डाकिये कोई लिमिट नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। और ना ही अपने पराये की भावना से ग्रस्त होते हैं, ना इसमें कोई भेदभाव करते हैं किसी के साथ। अपनापन होता है सबके साथ। ये हमें भेदभाव मिटाकर काम करते हुए एकता संदेश देता है। सबके बीच में एकता का संदेश देता है, भेदभाव को त्याग कर काम करने का संदेश देता है इसमें। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको कविता समझाती है।
कल बेटा हम इसका शेष भाग पढ़ेंगे कविता का। मैं इसमें आपको कल कराऊंगी, इसका सारांश कराऊंगी कविता का। इनमें कठिन शब्द देखिए, डाके संदेश देने वाला, माते विशाल देश, चिट्ठिया चिट्ठिया पत्र, बात मतलब पढ़ना। आपको कठिन शब्द याद करने और कविता याद करनी है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।